राम राम सा। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की, देवनारायण भगवान जी की, मीन भगवान जी की, रामदेव भगवान जी की। ये पंडित नवल किशोर जी की धरती है, सचिन पायलट जी के पिताजी की धरती है, जिन्होंने आजीवन आपकी सेवा की। आज यहाँ पहली बार आने का मौका मिला है, चुनाव का समय है। खास तौर से चुनाव के समय मुझे हमेशा लगता है कि जनता से सच सच बात करनी चाहिए, सीधी सीधी बात करनी चाहिए। भाषण आप सब बता रहे थे कि कितने लोग आए हैं, कितने बड़े बड़े नेता आए हैं, सबने आपको अच्छा खासा भाषण दिया होगा, आपने सुना होगा। तो भाषण आपने बहुत सुन लिए हैं, मेरे से कुछ सीधी सीधी बातें सुन लीजिए और कुछ सच्चाइयाँ जो हैं आज देश की, वो आप ठीक से समझ लीजिए। इनको समझने से आप ही का फायदा होगा, क्योंकि ये देश आपके जागरूकता के बल पे बना। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे बना, कैसे हुआ? हमारे जो नेता थे उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया? क्योंकि जनता जागरूक बनी, जनता समझ पाई कि एक साम्राज्य है, कि हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, हमें बदलाव लाना है। जागरूक होने से ही एक आंदोलन बना। और सिर्फ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे बड़े बड़े नेता नहीं थे इस आंदोलन में, आपके पूर्वज थे इस आंदोलन में, किसान थे, उस समय के जो नौजवान थे, सब आंदोलन के हिस्से इसलिए बने क्योंकि उनको ये समझ में आई बात, ये जागरूकता उनमें आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आपसे मुझे सच्ची बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरूक बने और ध्यान से मेरी बातों को सुने। देखिए, मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई ये है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव में जो भी नेता आपके सामने आता है उसे आपकी बात करनी चाहिए।
आपने देखा है कि कितनी बहकी बहकी सी बातें हो रही हैं। कोई धर्म को उजागर कर रहा है आपकी जज्बातों को उठाने के लिए, ताकि आप अपने जज्बात के आधार पर वोट डाल दें। कोई मीट मछली की बात कर रहा है, मांस मछली की। मोदी जी तो हर बार राजस्थान आकर यही बात करते हैं कि मेरी बहनें बैठी हैं, उनको बुरा लगे और वो उसी आधार पर वोट डाल दें। तो आपका ध्यान भटकाने का काम तो धड़ाधड़ तेजी से हो रहा है। और अफसोस की बात यह है भाई और बहनों की, काफ़ी आपका ध्यान भटक भी जाता है। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे मीडिया के जो भाई बहन हैं यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ मेरे दोस्त, वो भी यही दिखाते हैं जो चाहते हैं कि आप देखें। वो भी मोदी जी के कहने पे दिखा रहे हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनियां हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। और जो मोदी जी की नीतियां हैं वो आज इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बन रही हैं। आप देखते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, आपको आंकड़े दिखाए जाते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ये तरक्की आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सुनाई नहीं दिया मुझे? नहीं देख रहे हैं? यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, आप बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए कि कितनों को नौकरी मिली है सरकार से। मेरी बहनें, आप जब बाजार जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, जब त्योहार होता है, जैसे अब नवरात्रि का त्योहार है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है। आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, त्योहार का दिन है, घर में कुछ अच्छा सा पके, तो आपको मुश्किल होती है कि आसानी से सब खरीद सकती हैं? मुश्किल होती है ना? पहले से ज्यादा मुश्किल है कि कम? ज्यादा। बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब आप समझिए इस बात को, अभी तक जब तक चुनाव आया तब तक आप गैस सिलेंडर को कितने का खरीद रहे थे? 1100-1200 रुपए। चुनाव आने लगा, नेता क्या कहने लगे भाजपा के? 400 रुपए का आप सिलेंडर ले लीजिए। तो जब 400 रुपए का सिलेंडर ये आपको चुनाव के पहले दे सकते हैं, तो पिछले 3 साल से क्यों खरीदवा रहे थे 1200 का? समझ रही हैं आप बात? कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ये चीजें आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई इतनी है, मेरी बहनें सब जगह रो रही हैं। जहां मैं जाती हूं कि हम कैसे करें, हम खुद कमा रही हैं, हम खुद काम कर रही हैं खेती में, लेकिन पूरा हो नहीं रहा है। मेरे भाई रो रहे हैं, किसानों का पूरा हो नहीं रहा है कि जितना भी काम करें वो खेती में, कमाई पूरी हो नहीं रही है खेती से। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खेती करने के लिए जितने सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो सब पे जीएसटी लगी हुई है, सब महंगा हो गया है। तो कमाई कैसे होगी? पहले रोजगार खेती से बनते थे, अब नहीं बन पाते, क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है तो रोजगार कैसे बनेंगे? है कि नहीं? आप सर हिला रहे हैं, ठीक बात कह रही हूं मैं? कमा नहीं पा रहे हो। जो पलायन करके जा रहा है शहर में, वो कमा नहीं पा रहा है। वो कहते हैं हमें कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रही हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। ये जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है, और ये सब गरीबों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं। अरे उनके तो लोन माफ किए जा रहे हैं, वो कर्ज लेते हैं, बैंक मांगता ही नहीं है वापस पैसे। मोदी जी ने उनको पूरी छूट दे रखी है, 16,000 करोड़ रुपए की छूट का कर्ज माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और यहां किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लौटा नहीं पाते हैं, उनका कर्ज कोई माफ नहीं कर रहा है। जब आपदा आती है, ओले बरसते हैं, खेत खराब हो जाता है, मुआवजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता। ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये है आपका संघर्ष, ये एक सामूहिक तपस्या है आपकी, ये आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है। और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने काले कानून निकाले, किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बाहर जाके बैठे, महीनों के लिए किसान बैठे,
सर्दी में बैठे, इनकी बिजली काटी, पानी काटा, लेकिन प्रधानमंत्री जी निकले नहीं अपने घर से बात करने के लिए। सुनवाई नहीं हुई। सुन तो लेते, अगर नहीं करना था उनका काम, काले कानून वापस नहीं लेने थे, तो कम से कम सुनवाई कर लेते। इस देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरानी परंपरा है महापुरुषों की, नेताओं की, जो जो जनता की सेवा करता है उसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, सेवा की परंपरा है। और उस सेवा की परंपरा की सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुद अपने पिताजी के साथ बहुत घूमी, प्रधानमंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्र है मुरारी लाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्र अमेठी था, वहां मैं उनके साथ बहुत घूमी। छोटी सी थी, पीछे पीछे जाती थी। एक दिन किसी महिला के घर में चले गए हम, खूब डांटा उन्होंने, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं था कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा डांट रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मेरी सड़क नहीं बनाई। 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने पहले आप आए थे, मैंने मांगी थी ये सड़क नहीं बनाई तुमने, वापस कैसे आ गए? प्यार दूंगी मैं, प्रेम करूंगी आपसे, सब कुछ जो भी है, मतलब आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं दूंगी। तो पिताजी ने उनको समझाया, अच्छी तरह से बिठा के समझाया, और बोला कि ठीक है, मैंने इसकी कार्रवाई शुरू की है, इसमें समय लगता है, समय के बाद, कुछ महीनों के बाद हो जाएगा। तब वो सुनी, फिर हंस के चाय पिलाई सबको उन्होंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए, और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, कैसे कह दिया, या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई, उस महिला की बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा ऐसे डांटा उन्होंने आपको? कहा बुरा क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों, आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है। आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको, डांट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा। आज ये माहौल बन गया है देश में, और ये माहौल बनाया किसने है? ये माहौल मोदी जी की सरकार ने बनाया है। ये मोदी जी की जो सत्ता है ना, जिसको ये पूजते हैं, ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि ये आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं, इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है सत्ता में, ये भी देखा है हमने। परिवार में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री थे तो सत्ता देखने को मिली कि लोग कैसे झूठ बोल देते हैं कि आप जीत रहे हैं, असली सच्चाई है कि आप हार रहे हैं। लोग बोलते हैं क्योंकि डरते हैं सत्ता से। तो आप सोचिए, मोदी जी की इतनी सत्ता हो गई है कि आजकल उनको कोई सच्चाई बताने वाला रहा नहीं, सब डर रहे हैं उनसे। और अजीब सा सिलसिला हो रहा है कि जो डर नहीं रहा है बेचारा मुंह खोलता है तो उसको डांट देते हैं या हटा देते हैं, परे कर देते हैं। तो सच्चाई समझ नहीं पा रहे हैं, और जो संघर्ष है आपका, जो रात दिन का आपका संघर्ष है, उससे कट चुके हैं, वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। और यही मुझे उनकी बातों में, उनके भाषणों में दिखता है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन ठोस आपकी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या किया है 10 सालों में, क्या किया है आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए? आपको कहा था आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, क्या हुआ? हुई दुगनी आपकी आमदनी। आपको कहा था कि आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे, 15 लाख नहीं दिए, 5 किलो का राशन का बोरा दे दिया, खुद चंदा बटोर रहे हैं पूरे देश भर से। जिसको इन्होंने ठेका दिया है उससे चंदा ले रहे हैं। आप देखें जो गुजरात में पुल गिरा, और अब ये जो चंदा की सूची आई है कि भाजपा ने कितनी चंदा किस किस से ली, उसमें इनका नाम है, जिन्होंने वो पुल बनाया जो गिर गया। इसमें उनका नाम है जिनसे वैक्सीन खरीदी गई, जो आप सबको, हम सबको 2-2 वैक्सीन लगवाई, कि मोदी जी का चेहरा था उस वैक्सीन पे, उनसे भी चंदा ली है।
तो इन्होंने तो चंदा सबसे ली और आपके लिए 5 किलो का राशन, बस इसमें काम चलाओ। क्या यही है आपका अधिकार एक लोकतंत्र में? क्या यही है आपका अधिकार इस देश में? नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं, जागरूक हो जाओ। आपके रोजगार बनाने के लिए क्या किया? जितने बड़े बड़े कारखाने थे सरकारी, अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जितने बंदरगाह थे, जितने हवाई अड्डे थे, जितने बड़े बड़े कारोबार थे सरकार के, सारे तमाम इनको पकड़ा दिए। क्यों? कौन है ये लोग कि देश की पूरी संपत्ति इनको दे रहे हैं? ये आपकी संपत्ति है, मोदी जी की संपत्ति नहीं है। ये मेहनत से आपके पूर्वजों ने बनाई है, ये आपकी संपत्ति है और ये सब उनको सौंप दी। कर्ज माफ होते हैं उनके, किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता। आपके बेटे मेरे साथ अभी हेलीकॉप्टर में सीआरपीएफ के एक अफसर थे, वो मुझे बता रहे थे कि उनके इलाके में 17 साल की उम्र से बच्चे दौड़ लगाना शुरू करते थे, मेहनत करना शुरू करते थे कि हम सेना में भर्ती होंगे, सेना में भर्ती होंगे। भर्ती होने के बाद, सेना में नौकरी करने के बाद भी जब घर आएंगे, हम अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे। उनके दिल में देशभक्ति की भावना है, दिल में ये भावना थी कि हम अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा उत्तर प्रदेश में, धीरज शायद तुम थे उस समय मेरे साथ, कि रात के 3-4 बजे जब अंधेरा छाया हुआ है, सूरज उगा नहीं है, नौजवान बच्चे जिनकी अभी उम्र भी नहीं है भर्ती होने के लिए, दौड़ लगा रहे हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? दौड़ लगा रहे हैं, दीदी सेना में भर्ती होना है। मोदी जी ने क्या किया? उन उम्मीदों को, उन आशाओं को क्या हुआ? मोदी जी ने तोड़ डाला। अग्निवीर जैसी स्कीम लाए। अब मुंबई में हम यात्रा कर रहे थे, एक लड़का आया, वही कुछ 21 साल का होगा, 20-21 साल का होगा, या हो सकता है उससे भी कम। रो रहा था, कह रहा था दीदी 2 बार मेरा नाम सूची में आ गया है, 2 बार, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रही है। 5 सालों के लिए मैं क्या करूंगा, जाके वापस आके क्या होगा? तो मैंने कहा माता पिता क्या कहते हैं? कहा पिताजी कह रहे हैं कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा मैंने सुना कि बहुत सारों के साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दीदी, ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसकी वजह से हम सेना में जाना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहे हमने कितना परिश्रम किया हो, कितनी मेहनत की हो, हम जाना नहीं चाह रहे हैं। रोजगार पैदा करने के जितने माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए हैं। ये छोटे कारोबार, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, जैसे बहुत छोटे छोटे व्यापारी बनाते हैं, उससे रोजगार मिलता है। मैंने खेती किसानी की बात की, खेती किसानी से रोजगार मिलता था। छोटे कारोबार की कमर तोड़ दी, जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए। अब बताइए, नोटबंदी में आपको खड़ा कर दिया कतार में, ठीक है, अब तो 8 साल पुरानी बात है, ये तो भूल भी गए होंगे आप, क्योंकि आपने देशभक्ति की भावना से वो काम किया। जब आपको कहा गया कि काला धन आ रहा है, तो आपने कहा चलो मैं भी अपने देश के लिए जितने पैसे हैं मेरे पास, मैं ले जाता हूँ बैंक में बदलने। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी एक बच्चों की अध्यापिका थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माताजी, 85 साल की माताजी ने कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने पलंग के नीचे रखे हुए थे, और वो कह रही थी कि उस समय की बात बता रही हूँ मैं, जब नोटबंदी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोचिए कि मुझे भी नहीं मालूम था कि उन्होंने छिपा के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए थे। तो जब नोटबंदी के समय सबको अपने पैसे निकालने पड़े, तो मैंने पूछा माँ ये क्या रखा है? तो उन्होंने कहा मैंने अब थोड़ा सा सोचा कि मैं अपने पोती पोतियों के लिए कुछ खरीद लूँगी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा हमेशा कभी कभी मौका मिला तो इकट्ठा कर लिया। वो सारे पैसे नोटबंदी के समय आपने लौटाए, लौटाए कि नहीं? आपने लौटाए, आपसे मांगे गए। मोदी जी ने खुद कहा देशभक्ति के लिए काला धन आएगा। फिर क्या हुआ? 8 साल बाद काले धन की सूची निकल आई कि किसने कितनी चंदा ली। ये लोग कहते हैं
कि कम से कम इनका जवाब देखिए कि कम से कम सूची तो है। पहले पता नहीं चलता था कि राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं, अब सूची तो है। लेकिन सूची में देखिए, जरा पढ़ लीजिए, जागरूक बन जाइए, पढ़ लीजिए उस सूची को। उसमें कितने नाम हैं आप, जैसे मैंने कहा, कोविड के वैक्सीन वालों के, पुल के ठेकों वालों के, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, उनको जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका